न्यूज़ डिबेट के इस पॉडकास्ट में आज हमारे खास मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सतवीर सिंह चौहान। आज हम सतवीर सिंह चौहान से जानना चाहेंगे कि 4 साल बेमिसाल उत्तराखंड में परिसीमन होने जा रहा है और यहाँ पे 105 विधानसभा सीटें बनने जा रही है और तमाम विकास के मुद्दों पे उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सतवीर सिंह चौहान जी आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ यहाँ पर बुलाकर मुझे धन्य किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे क्षेत्र के ही आप निवासी हैं और हम दोनों यहाँ पे बैठ के आज जो भी आपके सवाल जवाब होंगे उसका मैं बहुत ही बड़े मन से और हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और आपका बहुत बहुत आभार। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो सवाल आपसे नहीं है, हम सवाल भी नहीं करेंगे, लेकिन जनता की तरफ से जो रुझान आते हैं, जो जनता के जो एक्सप्रेशन होती है आप लोगों की तरफ, सत्ता की तरफ, जैसे आजकल बड़ा हल्ला हो रहा पूरे प्रदेश में 4 साल बेमिसाल। सबसे पहले तो मैं जिस पार्टी से और जिस दल से जुड़ा हूँ, जिस विचार परिवार से आता हूँ, उसके लिए सत्ता कोई साध्य नहीं है जी। हमारे लिए सत्ता के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से हम प्रजातंत्र में रहते हैं। उसके माध्यम से हम लोगों के लिए कितना अच्छा, उनके जीवन में कितना बेहतर कर सकते हैं, चाहे राज्य में हो या देश में हो, हम कितने से अपनी भागीदारी को कितना महत्वपूर्ण तरीके से सुनिश्चित कर सकते हैं, हमारी पार्टी का ध्येय है। हमारी पार्टी का, चाहे हम जनसंघ के समय से हो, चाहे 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का निर्माण होना हो, और हमने हमेशा लोकतंत्र के बीच में रह के लोगों की आवाज़ को बुलंद करते हुए, उनके जन सरोकारों से जुड़ते हुए, हमारी पार्टी के विचारों के पुरोधा और हम सभी के प्रेरणा स्रोत दीनदयाल उपाध्याय जी का जो स्वप्न भी रहा है कि अंत्योदय के संकल्प को कैसे पूर्ण करना है, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को, उनकी नीति को और लोकतंत्र प्रदत्त कैसे हो सकता है, वो सब विचार लेके हम आगे बढ़े हैं और आज उनको आत्मसात करके हम उनको आत्मसात करके आगे बढ़ ही रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हम जनसंघ के बाद एक समय ऐसा आया कि भारतीय जनसंघ का जनसंघ के बाद जनता दल बना, जनता दल के बाद आपने देखा 6 अप्रैल 1980 भारतीय जनता पार्टी का जब उदय होता है तो मात्र हमारे 2 सांसद थे, एक हमारे गुजरात से थे और एक साउथ से थे। तब मैं कहूँगा कि इस लोकतंत्र में सबसे अधिक जिसको समय सत्ता में रहने का मिला, जिसके कहने पे प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनता था, उस पार्टी ने सदन के अंदर ये माखौल उड़ाया था कि मात्र 2 सांसद है। जिस प्रकार से हमने एक योजना का निर्माण किया है कि हम दो हमारे दो, उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। तो हम सब, हमारे पार्टी ने उस समय किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं दिया था, मगर हमने जनता में जाके अपना जो दृष्टिकोण था उसको स्पष्ट रूप से रखा कि हमारा दृष्टिकोण ये है। हमारी पार्टी का नाम ही भारतीय जनता पार्टी है, मतलब भारत की पार्टी जनता को समर्पित है। इस प्रकार का हमारा दृष्टिकोण रहा। हमारे आज आप देखिए कि हमारी एक यात्रा जो 2 सांसदों से शुरू होती है, आज भारत के उन कम से कम 15 राज्यों में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं और 22 राज्यों में हमारी एनडीए की सरकारें देखा जाता है मिला के। तो हमने कभी भी उस अहंकार को जो कांग्रेस का था उसका कभी पलटवार नहीं किया। हमने अपने नीतियों को, अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी का एक ध्येय रहा है जी, संपर्क और संवाद जी, और जिसका संपर्क होगा उसका ही संवाद होगा। बिल्कुल। तो हम जनता के बीच में हम जब चुनाव में जाते हैं, हम जनता के सामने एक दृष्टिपत्र रखते हैं। तो हमने जो अपना दृष्टिपत्र रखा, संकल्प पत्र रखा, उसमें हमने तमाम तरह के विषय रखे कि हम जब आप हमको दोबारा से चुन के लाओगे तो हम इन कार्यों को करेंगे। और उत्तराखंड के अगर राजनीतिक परिवेश भी देखें आप, पहली अगर नॉमिनेटेड सरकार है, जो चुनी हुई सरकार है वो कांग्रेस थी, फिर भाजपा आई, कांग्रेस ही पूर्ण बहुमत की नहीं आई, फिर भाजपा आई वही पूर्ण बहुमत की नहीं आई, फिर कांग्रेस आई वही पूर्ण बहुमत की नहीं आई। मगर 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने देखा कि देश में इतना अच्छा कार्य हो रहा है कि अगर जो केंद्र में सरकार है वो इतना अच्छा कार्य कर रही है, अगर राज्य में भी इसी प्रकार से उसी विचार की सरकार आएगी तो और अच्छा तेज गति से काम होगा। और जनता का ये जो स्वप्न था, जो दृष्टिकोण था, वो 100% सफल हुआ है। उन्होंने यहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार पहली बार यहाँ आती है।
हमने वो जो उस समय जो बोला था वो हमने कार्य पूर्ण किए, उससे अलग होकर भी हमने कार्य किए। तो उसी का नतीजा है कि हमें फिर से यहाँ की जनता ने जो ये उत्तराखंड की राजनीतिक परिवेश था, उस परिवेश का जो एक ट्रेंड था, परंपरा थी, उसको धराशायी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पर मोहर लगाई और दोबारा से भारतीय जनता पार्टी नहीं, जो बेमिसाल है ना, हाँ मैं बता रहा वो हूँ, एक जो मिसाल बता दीजिए आप। हाँ मैं बता रहा हूँ। फिर हम दोबारा जाते हैं, जी। हमने तमाम तरह के विषय रखे, हमने कहा कि हम समान नागरिक संहिता लाएंगे हम्म, और पहली कैबिनेट में लाएंगे। हम्म, और आदरणीय मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है, और जब मैं जनता के बीच में भी जाता हूँ तो निसंकोच होकर ये कहता हूँ कि हमारी सरकार ने जो कहा था कि पहली कैबिनेट में हम समान नागरिक संहिता लाएंगे, हमने लाया, लोगों के सामने रखा उसको। और आज अगर हम 4 साल बेमिसाल में जा रहे हैं और उस बात का हम जिक्र ना करें, हम जो हमने 4 साल पहले कहा, तो मुझे लगता है कि राजनीति में संपर्क और संवाद का कोई महत्व नहीं रह जाता है फिर। जी। उत्तराखंड को हम देवभूमि के नाम से जानते हैं। हाँ जी। हमारे यहाँ 4 धाम है, माँ यमुनोत्री है, माँ गंगोत्री है और बाबा केदारनाथ है, श्री बद्री विशाल जी है। ये 4 धाम है। यहाँ पर करोड़ों धर्मानुरागी यहाँ पर आते हैं, उनकी श्रद्धा है। यही नहीं, भारत में नहीं, भारत के बाहर भी जो हमारे भारतवंशी जो गए हैं, उनकी भी श्रद्धा अभी तक क्या है कि हमें उन धामों में जाना चाहिए, हमारे पूर्वजों के है, हमारा उनसे धर्म का रिश्ता है। तो वो लोग भी यहाँ जाते हैं। यहाँ पे व्यवस्थाएं किस प्रकार की हो, मैं भी ये सौभाग्य है कि हम दोनों बैठे हैं, कि हम पहाड़ के रहने वाले हैं। हमें पता है कि कितनी चुनौतियां आती, कितना संघर्ष वाला हमारा जीवन है, कितनी कठिनाइयां हैं। तो वहां पर जब बाहर का व्यक्ति आता है, उसको यहाँ पर सुविधाएं किस प्रकार से मिले, तो उन सुविधाओं को देखते हुए हमारी सरकार ने चाहे चाहे ऑल वेदर रोड हो, अभी समस्याएं हैं, उस समस्याओं का भी हल कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो पूर्ण हो चुकी है। हमने वहां पर बहुत अच्छे से अच्छा काम करने का कार्य किया। हाँ, और यही नहीं, हमने रोपवे, चाहे हेमकुंड साहिब जो सबसे ऊंचा हमारा सिखों का है, हमने वो हेमकुंड साहिब बनाने का वहां तक के लिए रोपवे, चाहे यमुनोत्री के पैसे तो जब निशंक जी मुख्यमंत्री थे उस समय ही रोपवे का काम सैंक्शन हो गया था। मगर दुर्भाग्य था इस प्रदेश का कि यहाँ प्रदेश में आती है सरकार, और हरीश रावत जी ने उसको खारिज करवा दिया उसको। और फिर से अब इसकी अनुमति आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से दिलवाई है। तो ये हमने ये सारे कार्य किए। यही नहीं, हमारा जो मैक्सिमम जो धर्मानुरागी आता है हेमकुंड साहिब का, वो पंजाब की साइड से आता है। बिल्कुल। जब उसके लिए रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी अच्छी होगी, रेलवे कनेक्टिविटी अच्छी होगी, तभी तो उस आसानी से आएगा और हर साल उसकी संख्या बढ़ेगी। और लगातार संख्या बढ़ रही है, किसी से छुपा हुआ आंकड़ा नहीं है। नहीं होता। ये तो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो। कमियां हैं, उस पर लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हम इससे ये नहीं कह रहे हैं कि सभी हमने कार्य सब कर दिए हैं। लगातार वो जो हमारे सामने हर साल जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उस चैलेंजेस को हम फेस कर रहे हैं और उसको निपटारा कर रहे हैं। तो आप ऐसा क्यों नहीं बोलते कि 25 साल बेमिसाल, 4 साल क्यों? ऐसा है कि जो अभी हम जो जनता के बीच में जा रहे हैं, जो हमने जो वादे किए थे, उन वादों के साथ हमने जो कार्य किए हैं, हम 4 साल के लिए कह रहे हैं। अभी हम 4 साल के लिए कह रहे हैं। ये जनता है कि जनता उस बात को ही बोले, या जैसा भी जनता का, देखो जनता सर्वोपरि है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, और वही लोकतंत्र की सबसे बड़ी बड़ी अदालत भी है। वो तय करे कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 साल में कितना काम किया, 4 साल में कितना काम किया, किन बातों पे गई, किन बातों ने। और इस बीच में बड़े गहरे संकट भी आए पंचोली जी, कोविड जैसी महामारी आई है। बिल्कुल। और उसके बाद उत्तराखंड राज्य, चाहे उसकी जीडीपी, वो मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है, जिस जीडीपी को कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि गब्बर सिंह टैक्स है, उस जीडीपी की आज आप देखिए कि हमारा उत्तराखंड राज्य नेशनल एवरेज से 1% आगे है। आगे, बिल्कुल। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की और उसकी टीम की काबिलियत है कि वो इतना आगे निकल रहे हैं। और मैं एक और विषय पे आपको बताना चाहूँगा कि रोड की कनेक्टिविटी आज देख लीजिए आप। मैं अभी बल्लूपुर से पोंटा साहिब, क्या ज़बरदस्त रोड बना है। बहुत। अभी आप देखिए, ये दिल्ली टू देहरादून का देख लीजिए। मैं बुलंदशहर गया था, तो मैंने देखा कितना अच्छा हुआ, काफ़ी समय बाद किया। आप हरिद्वार से देहरादून देख लीजिए कितना अच्छा बना है। और ऋषिकेश से आप तो उत्तरकाशी के रहने वाले, ऋषिकेश से चिलियानी सड़क के लिए देखिए कितना अच्छा रोड बना है, उत्तरकाशी तक समझ लीजिए। उत्तरकाशी के बाद जो समस्या है वो 100 किलोमीटर की समस्या है, वो कांग्रेस के समय की उत्पन्न की हुई समस्या है। उस पर हम निकाल रहे हैं कि वहाँ गंगोत्री धाम तक कैसे उसके जो पर्यावरण जो अभी अटकलें उन्होंने लगाई है, उस समय के जो सचिव थे बाद में वो धरने पे भी बैठे हैं, जो कांग्रेस की सरकार में ही थे, फिर बाद में जब रिटायर हुए तो वो धरने में बैठे कांग्रेस की पॉलिसी के खिलाफ। तमाम विषयों पे काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये देवभूमि है उत्तराखंड में। हम इस भारत के लोकतंत्र के अंतर स्पष्ट रूप से हमारे जो संविधान निर्माता थे, शिल्पी थे, जो प्रदत्त जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सभी के पूजा पद्धति के समान अधिकार है। मगर
आपको अपने धर्म की व्याख्या को आगे बढ़ाना है, अपने पूजा पद्धति को आगे बढ़ाना है, तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरे पे कुठाराघात करो। तो यहाँ पर जब तमाम आप उत्तरकाशी भी जाऊंगा मैं, उत्तरकाशी में जब प्रकरण हुए, वहाँ पर जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन के सब आए, लड़कियों को ले जाने के वहाँ पर मामले सामने चगराता में भी खासकर ये देखने को मिला। नहीं, आपको स्थानीय लोग कहते हैं कि स्वामी दर्शन भारती का एक ड्रामा था वो। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है, ये सामने आई हुई चीजें हैं। मैं चगराता से बिलोंग करता हूँ, मैंने तो वहाँ पे चीजें देखी, वहाँ पे सामने आई। वहाँ के स्थानीय विधायक ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी, हो सकता है कि उनका उसमें राजनीतिक हित नहीं साध रहा होगा। इतने लंबे समय से वो सार्वजनिक जीवन में है, लोगों ने उनको इतना लंबे समय से चुना है, उनका नैतिक दायित्व तो बनता था। कई सारी चीजें ऐसी है जो चगराता में घटना घटित हुई है, मैं नहीं जा जाता। आप उत्तराखंड के परिवेश में हमारी 4 साल की सरकार पर जा रहे हो, तो मैं उसी पे फोकस रखना चाहता हूँ। ठीक है। तब जब ये इस प्रकार की लोभ लालच करके उनको उनका धर्म परिवर्तन करना, उनका पंथ परिवर्तन करना, उनका मजहब में अपने मजहब में लाना, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो देवभूमि की, ये हमारा नैतिक दायित्व है। जब हम सरकार में है, चाहे सरकार में हो चाहे सरकार के बाहर हो, हमारा नैतिक दायित्व है कि हम यहाँ के देवभूमि के संस्कारों को, यहाँ की परंपरा को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के रहन सहन को किस प्रकार से हम उसको और मजबूत कर सकते हैं, उस परंपरा को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, वसुधैव कुटुंबकम को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने धर्मांतरण कानून लाया। ये किसी एक भी किसमें उसमें इंगित नहीं किया कि भाई मात्र केवल इसी विशेष वर्ग के लिए या इसी विशेष समाज के लिए, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और कोई अगर ऐसा इस प्रकार का होता तो हमारी कोर्ट कचहरी है, वहाँ चैलेंज करता है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपको रसा यहाँ पे, जी, मैं जब आ रहा था ना, तो मैंने 2 लोगों से बात की अपने जौनसार क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में। तो एक ने बोला कि आप सतबीर सिंह चौहान की इंटरव्यू ले रहे हैं ना? मैंने कहा यस, मैंने बोला उनको मैं ले रहा हूँ। उन्होंने कहा भाई साहब वो तो भाजपा से बाहर निकलते ही नहीं है। फिर एक ने बोला कि अरे जौनसार में भाजपा का आदमी, वहाँ तो सारे कांग्रेस ही है, सतबीर कैसे हो गया भाजपा वाला? तो थोड़ा आप बताइए कारण क्या है भाजपा से? मतलब इतने आप उस विचार में घुले हैं कि आप सच में आप कि सब आपकी बातों में, विचारों में भाजपा ही दिखाई दे रही है। देखो मुझे कभी ना मेरे परिवार से ये कहा कि आप भाजपा में शामिल हो, जी। ना मुझे कभी। जिन्होंने मुझे पूछा, मैं उनको भी सुनाना चाहता हूँ वीडियो। हाँ बिल्कुल, उनको कहिए, उनका मतलब विनम्र आग्रह है और स्नेहपूर्ण, क्योंकि मेरे यहीं के निवासी है तो उन तक जानी चाहिए बात। ना मुझे मेरे पिता ने कहा, ना मेरे दादा ने कहा, ना मेरे अगल बगल के किसी लोगों ने कहा। ये हमारा लोकतंत्र में स्वतंत्र अधिकार है। आपका दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए कि आप किस विचार परिवार से जुड़ना चाहते हो। तमाम तरह की राजनीतिक पार्टियां हैं, लेफ्ट से लेके कम्युनिस्ट से लेके कांग्रेस से लेके समाजवादी, बीएसपी, बीजेपी, आरएलडी, जेडीयू, तमाम तरह की पार्टियां हैं। मेरा जो मैं किसान परिवार से आता हूँ, जी, तो किसान परिवार से आता हूँ तो मैंने किसानी बहुत करी है। बिल्कुल। लोगों को लगता नहीं है कि ये है। मैंने गन्ने तक छिले हैं। हम विकास नगर में जब पिताजी मेरे तहसील में थे, पटवारी रहे, और साफ सुथरी छवि से उन्होंने पूरा जीवन यापन किया। मुझे उसको राजनीतिक लाभ भी मुझे मिलता है बिल्कुल, कि जब मैं जाता हूँ कि उनके सपुत्र है, बिल्कुल। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। हाँ, तो मैं किसानी भी खूब करी, मैंने गाय भी पाली, मैंने गोबर अपने हाथों से उठाया है, मैंने दूध अपने आप निकाल के बेचा है। बिल्कुल। ठीक है, तो जो मट्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है उसको संस्कार अपने आप मिलते हैं। ये मैंने अपने आप अनुभव किया है। और मेरी शिक्षा दीक्षा विकास नगर में हुई, आश्रम वैदिक इंटर कॉलेज से। मुझे बहुत अच्छे वहाँ पर गुरु मिले, उन्होंने बहुत अच्छा मेरे को गाइड किया। और आश्रम स्कूल एक स्कूल था जहाँ पर एनसीसी भी थी, अच्छा। तो मैंने 8वीं में वहाँ पे एनसीसी ज्वाइन करी। अब मैंने एनसीसी ज्वाइन करी तो मैं जूनियर डिवीजन में भी सीनियर अंडर ऑफिसर रहा, जूनियर अंडर ऑफिसर रहा। उसके बाद में सीनियर डिवीजन में आया और मैं उसमें भी सीनियर अंडर ऑफिसर रहा। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने सबसे अधिक अपने समय पे कैंप किए। मेरा लास्ट कैंप था आर्मी अटैचमेंट कैंप, और उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट था कल्चरल एक्टिविटी में। तो मुझे राष्ट्रीय भावना वहाँ से मिली, संस्कार मुझे घर से मिले। फिर उसके बाद मैं हायर एजुकेशन के लिए आगरा चला गया। तो वहाँ पर मेरे सीनियर्स थे, मेरे उनके साथ बैठना उठना हुआ। जैसा कि इंजीनियरिंग फील्ड में होता ही है कि सीनियर अपने जूनियर को गाइड करता है, कैसे क्या है, सब चीज़ें हैं। और तो वहाँ पर एबीपी के साथ मेरा जुड़ना, लोगों के साथ बैठना हुआ, ये हुआ। टेक्निकल फील्ड में थे हम, तो बहुत कम ही एक्टिविटी होती थी। तो राष्ट्रीय भावना मेरे नीचे से चलती आई। तब मैं थोड़ा बहुत भाजपा के बारे में पढ़ना लिखना शुरू करा कि भाजपा क्या है क्या नहीं है, जब हमें समय मिलता था। वैसे टेक्निकल फील्ड में समय बहुत कम मिलता है क्योंकि उलझनें बहुत होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आगे का फ्यूचर देखते हम कि आगे क्या है।
क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। तो मैं वहाँ से, तो मेरा जो राजनीतिक आप देखोगे तो मैंने चुनाव कभी उसमें नहीं लड़े छात्र जीवन में, मगर यह है कि कम समय के लिए हम कार्य करते रहते थे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में जुड़े ऐसा हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मैं शुरू में शाखा में गया। विकास नगर में रहते थे, वहाँ पर जो डाक पत्थर उड़ जाती है वहीं पर पुल नंबर 1 पे शाखा लगती थी। तो मैं जैसे बता रहा, मैं किसान परिवार से था, तो मैं 1-2 साल तो मैं वहाँ शाखा में गया। जब मैं बढ़ता गया तो जिम्मेवारियां भी बढ़ गई, बिल्कुल। खर्चे परिवार के बढ़ने लगे। पर हमारे संयुक्त परिवार होते हैं जौनसार में, तो पिताजी एकमात्र कमाने वाले थे, साधन ये था। और गाँव में हम सब्जियां उगाते थे, अदरक बिल्कुल। वदरक अरबी वगैरह ही होता, उससे जीवन यापन होता था। अब समस्या है तो हमने गायें पालनी शुरू करी, 2-3 गायें पालनी शुरू करी। तो उनको लिए घास भी लाना, समय पे उनके लिए दूध निकालना, बाजार में बेचना। तो स्वयंसेवक में शाखा में जाना मेरा वहाँ से बंद हो गया। मैंने कहा या तो वहाँ चले जाओ या यहाँ चले जाओ, तो वहाँ से मेरा शाखा में जाना बंद हो गया। मगर ये कहा कि हमेशा संघ के प्रति जो प्रेम था वो था, ठीक है। होता है समय, जो समयानुकूल जो स्थितियाँ होती है उसके साथ आपको चलना पड़ता है, चलना पड़ेगा। तो मैंने भी उसके अनुसार चला। तो स्वयंसेवक में मैं ज़्यादा था। अब भी समय मिलता है तो मैं शाखा में जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ। सुबह मेरे घर के बगल में शाखा लगती है, एमडी डाला में जाता हूँ शाखा में, जहाँ संघ के कार्य होते वहाँ जाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है संघ के कार्य, संघ के कार्य राष्ट्र हित के लिए कार्य है। उसका आप सोचिए कि स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो कार्य है मात्र और मात्र निस्वार्थ भाव से, निकलुष हृदय से केवल राष्ट्र को समर्पित है। हाँ। नहीं तो आप ये देखिए, विश्व में कई संगठन आए, 10 साल से ज्यादा कोई संगठन नहीं चल पाए। नहीं चलते। आप ये देखिए, आज 100 वर्ष की यात्रा हुई है और लगातार बढ़ता रहा है, और जो किया समाज के लिए किया। अब मैं कहूँगा कि आप स्वामी विवेकानंद धर्मार्थ जो चिकित्सालय है यहाँ पर, जो हरपटपुर से आगे खुला हुआ धर्मावाला में, किन लोगों के काम आ रहा है? गरीब गुरबों के काम आ रहा है। बिल्कुल। हमारे जनजातीय क्षेत्र से जो व्यक्ति वहाँ आता है, बड़े सस्ते में वहाँ इलाज करवाता है। और मैंने अभी जब उनका कार्यक्रम हुआ था तो मैंने उस पर एक आर्टिकल भी लिखा था कि कैसे कैसे इन लोगों ने अपने आप को जहाँ बद्रीनाथ से लेके यहाँ तक और अन्य क्षेत्रों में इन्होंने कैसे धर्मार्थ चिकित्सालय बनाए। चारों धाम। तो स्वयंसेवक को समझना है तो स्वयंसेवक को जीना पड़ेगा, बिल्कुल। उसके अंदर आपको भागीदारी करनी पड़ेगी। आरोप लगते हैं कई बार, संघ को प्रतिबंध भी लगे, जिन्होंने प्रतिबंध लगे उन्होंने कहा कि हमसे गलतियां हुई है। खास करके वीर सावरकर को ही देख लीजिए, कितना कांग्रेस के लोग बोलते हैं, मगर आप इंदिरा गांधी ने उनके नाम से डाक टिकट जारी किए। तो उस विषय में ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। क्या भारत की जनता बहुत ही जागरूक जनता है। बिल्कुल। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उसके बाद मैं वहाँ से डिग्री प्राप्त करी, उसके बाद फिर मैं जॉब में गया। फिर उसके बाद मन किया कि हायर एजुकेशन के लिए जाता हूँ, फिर मैं आईआईटी में गया। आईआईटी के बाद फिर मैंने जॉब करी। उसके बाद फिर लगा कि यार कुछ अलग करना चाहिए। तो मित्र मंडली सबकी होती है, सबके विवाह हो गए, सब अपने परिवारों में सम्मिलित हो गए। तो सबका ये ध्येय था कि भाई हम तो सब बंद गए, हम तो राष्ट्र कार्य जितना कर सकते हैं वो सीमित है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं जिनके परिवार वगैरह है तो वो कहीं ना कहीं उलझनों में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम में से कोई एक बाहर होना चाहिए किया ऐसा। तो मेरे एक राजनीतिक गुरु है, मैं नाम नहीं लूँगा, कभी विशेष अवसर पे मिलेगा तो उन्होंने, हमारी काफ़ी मंत्रणा हुई, ये हुई, सब हुआ। तो एक यहाँ कुछ अपने क्षेत्र में कुछ कार्य करने का सोचा था, चल ही रहा है। तो साथ में मैंने सोचा कि राष्ट्र सेवा का ये भी प्रकल्प जोड़ा जाए अपने जीवन में। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से संयम मंडल में, चक्राता में मेरा मूल है, तो संयम मंडल में मीडिया प्रभारी का काम रहा मेरा। उसके बाद मुझे प्रदेश के हमारे नेतृत्व को लगा कि भाई ऊपर लाना चाहिए। तो मैं, उसके बाद मुझे प्रदेश में इन्होंने जनजातीय मोर्चे में प्रदेश मीडिया प्रभारी बनाया। उसके बाद मुझे प्रदेश की मेन टीम में ले आया। तो तमाम कार्यों में मेरे को उनको जो भारत पार्टी ने लिया। मुझे भारतीय जनता पार्टी में सबसे अच्छा ये लगता है, वो व्यक्ति की स्पष्टता को बड़ा नज़दीक से देखती है। तो जब मैं अपने विषय में, जब मुझे वहाँ से लेके यहाँ तक इतने कम समय में पहुँचाया है, तो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। ये तो जिंदो है। और लेकिन थोड़ा सा हम उन्हीं जिन लोगों ने मुझसे कहा उनकी संतुष्टि के लिए कि अब इतने सक्रिय लोग जो इस तरह से बिल्कुल पीसफुली समाज के साथ काम करते हैं, फिर भी वहाँ कांग्रेस का आदमी जीत जाता है। देखो बहुत सारी आपके क्षेत्र में, अभी हम उसी पे बात कर रहे हैं, राज्य पे नहीं। देखो कारण क्या है? आप जैसे सक्रिय लोग वहाँ पर हैं।
देखो, बहुत सारी चीजें हैं। जब तक अपने छोटे छोटे हितों को त्याग कर आगे नहीं आओगे तो इस प्रकार की समस्याएं सामने आएगी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अपने छोटे छोटे स्वार्थों को त्याग के एक बार भारतीय जनता पार्टी को चुन के देखो। आप और कर रहे हैं ऐसा और प्रयास? और ये बताइए, चकराता में भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं दिया? मैं आपको बताता हूँ। 2027 में परिवर्तन होगा। मुझे लगता है जो पार्टी जिस रणनीति के अनुसार और जितने कार्य किए, रणनीति छोड़िए, जितने कार्य हमारी पार्टी ने किया है, सबसे अधिक दूरसंचार की व्यवस्था मतलब मोबाइल टावर्स हमारी पार्टी ने लगाए वहां पर। और आज भी कम से कम जितने पत्र आए हैं उन पत्रों पे काम हो रहा है। और हमारी पार्टी प्रधानमंत्री सड़क योजना का जब आई है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, खंडूरी जी उस समय परिवहन मंत्री हुआ करते थे, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि ये फेल योजना कहाँ से ये लिया है, और सबसे ज्यादा ठेकेदारी कांग्रेस ही कर रहे है उसमें। सबसे ज्यादा ठेकेदारी कांग्रेस ही कर रही है उसमें। चकराता विधानसभा में परिवर्तन कब आएगा? अब सुनिए, देखो, भारत के अंदर इतने समय के बाद परिवर्तन आया है, इतने समय के बाद स्वतंत्र सरकार आई है कांग्रेस को छोड़ के, कि हमारी अपनी 2014 में सरकार आती है जिसके लिए प्रधानमंत्री जी के लिए क्या बोला था, चाय बनाने के लिए। चकराता विधानसभा में तो 70 साल से ज्यादा हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है, वहां भी परिवर्तन हुए, भले ही भाजपा का वहां पर नहीं आया है, वहां मुन्ना चौहान जी आए, पहले शूरवीर सिंह जी आए वहां पर, ऐसा नहीं, वहां पे परिवर्तन हुआ है। और जो आज के विधायक है, जो प्रीतम सिंह जी वहां पर है, वो भी भाजपा में आए हैं, उन्होंने कुछ समय भाजपा में बिताया है। वो तो कह रहे हैं कि सवाल ही पैदा नहीं। वो 6 महीने यहाँ क्या कर रहे थे? मैं पूछिए हर जाऊंगा। और अब कह रहे हो कि नहीं आऊंगा, ठीक है, मगर ये बताइए कि प्रीतम सिंह जो आज भाजपा को इतना कुछ बोलते हैं, ठीक है, मैं उनसे बहुत कम मेरा राजनीतिक अनुभव है, मगर जितना है मुझे लगता है कि वो उम्र के हिसाब से ठीक है वो। आप ये बताइए कि हमारे नेताओं को दिन भर कोसते हैं, वो दिन भर बोलते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, और रात के अंदर में सबसे ज्यादा काम करवाने वही जाते हैं। और एक बात बता दिए कि उनका कोई काम आज तक अटका हो, वो मुख्यमंत्री के पास गए हो, हमारे मंत्रियों के पास गए हो, या किसी और स्तर पे जाना हो, वही कार्य लुका। वो राजभर शिष्टाचार है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपके जैसे शिष्टाचार रात के अंधेरे में कौन सा शिष्टाचार है? नहीं, वो तो जो खुले आम तो खुले तरीके से जाइए ना। वो तो आप जान सकते हैं कि वो कौन सा है। और हमारी सरकार देखिए, हमारी सरकार कहती है कि चुनाव में हमारे जो कटाक्ष रहते हैं, जो रहते हैं, वो चुनावी एक है, सब चुनाव में आता है, मगर चुनाव के बाद लोकतंत्र में जो शपथ लेते हैं हम, उसके बाद हमारे लिए सभी समान है। हमने एक भी योजना बता दीजिए कि उत्तराखंड के अंदर एक भी ऐसी योजना हो कि किसी विशेष वर्ग के लिए बनाई हो। नहीं, वो तो ठीक बात है, लेकिन जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं भाजपा के लोग चकराता में, 2027 में परिवर्तन होगा। मुझे तो निश्चित रूप से लगता है परिवर्तन हुई तो निश्चित रहता है। और मैं एक चीज बताऊं, चकराता में कहा जाता था पहले, रंसोली जी आप तो काफी समय से इसमें है, काफी समय पहले कहा जाता था कि यहाँ तो कार्यकर्ता भी ढूंढने से नहीं मिलता है। आज जब हमारे कार्यक्रम होते हैं, आज हमारे 5 मंडल है चकराता विधानसभा में, पहले कहते थे कार्यकर्ता भी ढूंढने से मिलते, आज हमारे 365 दिन कार्यक्रम होते हैं। कहाँ से इतने कार्यकर्ता उत्पन्न हो गए उनके अंदर? अच्छा, दूसरा सैया, हमारा सैया, किसी भी राष्ट्र का गौरव क्या होता है? वहां के महापुरुष। बिल्कुल। अब आप संघ की बात यहाँ पे आ जाती है। हमारे क्षेत्र के सबसे बड़े पुरोधा रहे, सबसे वीर प्रतापी शौर्य के प्रतीक रहे नंदराम नेगी जी रहे, जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया। आप देखेंगे पूरे ये उत्तरकाशी क्षेत्र हो गया, चाहे इधर वाला क्षेत्र हो, पूरा यमुना घाटी, जौनसारी घाटी, सिरमौर हो गया, शिमला हो गया, यहाँ कहीं भी आपको मुगलों का कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा दिखता है? केवल और केवल एक पुरोधा की वजह से, वो नंदराम नेगी से। आप ये देखिए कि अपने पिता की तो मूर्ति लगा दी चकराता में, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर क्या हमारे महापुरुषों की, जिन्होंने हमारे क्षेत्र को इस आक्रांता से बचाने का काम किया, बिल्कुल, क्या उनका समय नहीं मिला इतने वर्षों में? उसको लगाने का काम क्या है, किसने किया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से। सैया में जाते तो बड़ा हृदय हो जाता है देखते ही नंदराम सिंह नेगी का। और वहां पर वीर केसरी चंद की प्रतिमा को किसने स्थापित किया? और कांग्रेस इतने वर्षों तक रही, उन्होंने क्या किया? और यहाँ पर गांधी पार्क में किसने बनाया? और वहां पर विकासनगर विधानसभा में केसरी चंद विद्यालय किसने बनवाया? चलो हम राज्य की तरफ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैं ये कुल मिला के कहना चाहता हूँ कि लोगों को भी इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, अपने छोटे छोटे स्वार्थों को त्याग के, अपने छोटे छोटे हितों को त्याग के राष्ट्र भावना से जुड़ना चाहिए। और जब आप राष्ट्र भावना से जुड़ोगे, आप जो
कल्पना भी नहीं कर सकते, वो आपको मिल सकता है। मैं उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ। जब तक कश्मीर के अंदर धारा 370 थी, 250 से अधिक ऐसे परिवार थे जो अनुसूचित जाति के परिवार थे। वो थे तो यहाँ के, उस समय शेख अब्दुल्ला ने उनको यहाँ लाया था पाकिस्तान से। उन्होंने कहा था कि जो भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार मिलता है वो अधिकार आपको मिलेगा। उनको ना वोट देने का अधिकार था, ना उनको किसी नौकरी में अधिकार था, किसी भी तरीके का उनको कोई अधिकार नहीं था। वो नागरिक तक नहीं थे भारत के, कश्मीर के तो छोड़ दीजिए। और इसी के लिए लड़ाई लड़ी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। ये देखिए इतने वर्ष हो गए कि 2014 का इंतजार करना पड़ा उन नागरिकों को। आज उनको जो अधिकार सत्यवीर सिंह चौहान को यहाँ बैठ के है उत्तराखंड के अंदर, वही उनको सारे अधिकार है। तो मैं क्या, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जौनसार के नहीं, सभी जहां पर भी है, जहां पर इस प्रकार की स्थितियां हैं, एक बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय विचारों से जुड़िए। आपने जो कल्पना नहीं की है वो आपको मिल सकता। उन लोगों ने भी कल्पना नहीं की थी कि हमको कभी इस प्रकार के अधिकार मिलेंगे। वो केवल मेला ढोने का केवल काम उनसे कराया जाता था। चाहे वो MBBS की डिग्री ले, चाहे वो इंजीनियरिंग के लिए ले, चाहे वो PhD कर ले, क्या उनके साथ भेदभाव पूर्ण तरीका नहीं अपनाया जा रहा था? बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो भारतीय लोग जिस प्रकार के वातावरण में रह रहे थे, क्या वो नहीं रह सकते थे? आज उनको वोटर अधिकार भी है, आज उनको विधानसभा का भी अधिकार है, आज उनको लोकसभा का अधिकार है, और आज में राज्यसभा का भी अधिकार है। उन्हें वो तमाम अधिकार मिले हैं जो संविधान प्रदत्त है। और ये बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस कार्य को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने धरातल पर उतारा है, उनको सुख चैन की नींद ली है। और आज चकराता के अंदर जहां पर हम लोग खच्चर पे चलते थे, घोड़े पे चलते थे, या अन्य माध्यमों से चलते थे, आज वहां प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से लगभग सभी गांव कंप्लीट हो रहा है। एक भारत का मैं आंकड़ा देना चाहता हूं, जब आप इस पे आ रहे, आपने थोड़ा सा इसलिए चकराता विधानसभा को इसलिए हृदय में लिया है कि मैं वहां से हूँ, लेना भी चाहिए थोड़ा बहुत। हमारे ऑडियंस अगर हाँ, वहाँ क्षेत्र को जानना चाहते हैं, जिस क्षेत्र से लोग आते हैं। जगतान बुराइला एक सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना, 43 किलोमीटर की ये बनी है, कनेक्टिंग एक साथ पूरी। अच्छा। पूरे भारत में कहीं नहीं है। आप नेट पर गूगल करके आप सर्च कर सकते हो। क्या ये किसी राज्य से बड़ा गौरव हमको नहीं है कि हमारे इतनी बड़ी कनेक्टिंग रोड बनी है प्रधानमंत्री सड़क योजना से? और एक नहीं, कई रोडें बनी है इस प्रकार की। और इसको उसके बाद क्या है कि हर योजना जब बनती है, पंचोली जी आप तो बड़ी गहनता से जानते हो, तो उसके लिमिटेशंस होती है। तो प्रधानमंत्री सड़क योजना की भी लिमिटेशन है, इतनी आबादी होनी चाहिए, इतने किलोमीटर होनी चाहिए, ये सारी चीजें हैं। भौगोलिक परिस्थितियां भी है, तो बहुत सारे गांव हमारे छूट गए उसमें। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मेरी गांव में सड़क ग्रामीण योजना, ये सब इसी के साथ हमने लाई है। आप ये देखिए कि उसका परिणाम ये होता है कि 51 ऐसे गांव हैं जो हमारे बॉर्डर एरिया पे गांव है, उनको वाइब्रेंट विलेज के नाम से उनको जाना जा रहा है। वहां पर अलग से फंड की व्यवस्था है। वहां पर ये सब चीजें, जो दूर संचार की व्यवस्था हो, पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था हो, छोटे छोटे फार्मेसी की व्यवस्था हो, अनेक तरह का वो प्रकल्प चलाया जाए कि वहां पर, क्योंकि हमारे जो हमारे आउटर एरियाज में है, क्योंकि जो हमारे आउटर जो बॉर्डर, क्योंकि उत्तराखंड दो सीमावर्ती क्षेत्रों जुड़ा, नेपाल भी और चाइना से भी। अगर वो गांव हमारे खाली हो जाएंगे, हमारा सूचना का तंत्र टूटेगा। कारगिल में हम पहली सूचना कहाँ से मिलती है? कारगिल युद्ध होता है तो बकरवाल थे, गुज्जर थे, चारागाह थे, जो उन्होंने दी सूचना की इस प्रकार के हमें लोग वहां पे दिख रहे हैं। जब अगर ये चले जाएंगे तो सोचिए में कितना राष्ट्रीय नुकसान होगा। वहां पर 1962 में 2 गांव खाली हुए थे, जादूम और नेलान, 2 गांव खाली हुए थे आपके उत्तरकाशी में। उनको दोबारा से उनको वहां पर दोबारा उनका सेटलमेंट किया जा रहा है। हाँ। तो क्या ये कांग्रेस को नहीं करना चाहिए था 62 की युद्ध के बाद? इतना लंबा इंतजार करना चाहिए था कि कोई आएगा जिसकी राष्ट्रीय हित में सोच होगी, जिसका अपना कुछ नहीं है, अपना स्वार्थ कुछ नहीं है, वही ये सब कार्य कर सकता है। मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अभी, हमारा उत्कर्ष आना बाकी है अभी भारतीय जनता पार्टी का। हमारा उत्कर्ष तब आएगा जब कच्छ से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर का, कच्छ से लेके कामरूप तक के भारतीय जनता पार्टी। पर आपको पता है राज्य में हर जगह आंदोलन हो रहे हैं, आपको मालूम है? देखो सबका लोकतांत्रिक जो अधिकार। बेमिसाल की बात कर रहे हैं, अगर 100 बेमिसाल आप गिन रहे हैं तो 100 ही आंदोलन हो रहे हैं। बिल्कुल। देखो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा आंदोलन भी कुछ इसी हमारे सरकारी कार्यकाल में हुआ। तो बार बार कोर्ट जाते थे वो। तो वसूली सरगना किसने बोला? हाई कोर्ट ने बोला। मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी को बड़ा या छोटा करने का मेरा कोई ध्येय नहीं है। किसने बोला? क्या मकसद होते, क्या नहीं होते? इस देश के अंदर शाहीन बाग भी हुआ। अच्छा, अभी आप देखें कि ईरान में युद्ध चल रहा है पंचोली जी, कश्मीर में इतनी सारी तमाम तरह की घटना हुई, वहां से हिंदू पलायन हुए,
वहां पर तब तो वहां से किसी के घर से ना पैसा निकला, ना सोना निकला, ना चांदी निकला, ना बात के फलक में बाद में जाएंगे, आप अपने राज्य में आइए। तो मैं कह रहा हूँ ना, मतलब आप देखिए कि कहाँ कहाँ से चीजें कहाँ कनेक्ट होती है। देखो आंदोलन, अभी तो चुनावी साल है, इसमें और आंदोलन होंगे, बहुत सारे कर्मचारियों के आंदोलन होंगे, उनकी अपनी मांगे होंगी, सबकी चीजें आंदोलन करने का हमारा नैतिक अधिकार है, मगर उसको संविधान के अनुसार ही आंदोलन करने का अधिकार है। हमारी ही सरकार है, जो आंगनबाड़ी महिलाएं हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, उनका मानदेय हमने बढ़ाने हर सरकारी नौकरी के बाद विवाद क्यों हो जाता कि ये पिछले दौर जैसे जहाँ तक आपने नौकरियों की बात करी, मैं उससे जुड़ा हूँ, मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी रहा। हमारी सरकार है कि अभी तक जब ये नकल विरोधी कानून आया, देखो हमने छात्रों के हितों को देखते हुए ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में इसको भेजने का काम किया कि जब तक वहां पर जिस प्रकार की त्रुटियां हैं उस वो समाप्त नहीं हो जाती, तब तक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इस चुनाव को करवाएगा। वहां पे भी क्या हुआ, वहां पे भी लूप होल्स है। तब उसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष चिंता करते हुए नकल विरोधी कानून लाया। उसके बाद जैसे ही पहला एग्जाम होता है, पटवारी एग्जाम लीक हो जाता है, लीक हो जाता है, और 12 जनवरी को लीक होता है, 12 फरवरी को दोबारा होता है। तब से लेके ये जो ये विषय आया, जो अभी जो लीक पेपर हो जिसमें सीबीआई जांच गई, उस विषय में पंचोली जी अगर थोड़ा सा मनन करके चिंता करके आप देखोगे कि उसका समीकरण क्या है, उसका गठजोड़ क्या है, क्या उस व्यक्ति का नैतिक दायित्व तो नहीं बनता था कि इस प्रकार से अगर उसके पास पेपर आते हैं तो सबसे पहले वो पुलिस को रिपोर्ट करें। संविधान क्या कहता है कि आपका नैतिक दायित्व जो एजेंसियां बनी है वहां तक आप उनको सूचना दे, ना कि वितंडावाद खड़ा करे। बिल्कुल। और उस लड़की का उस लड़के से संपर्क क्यों है, वो सारी चीज आदरणीय मुख्यमंत्री ने क्यों बोला वो जिहाद शब्द, वो संविधान के अंदर बंधे हुए हैं, इसलिए उनके साथ लिमिटेशंस है, वो कितने शब्दों का प्रयोग करें। ये जनता के विवेक पे उन्होंने छोड़ दिया था इस शब्द को छोड़ के। अगर आप जाओगे तो उसमें पूर्ण रूप से जिहाद था, पूर्ण रूप से उसमें किस प्रकार से संलिप्तता थी, वो सारे उसमें विषय थे। मगर मुख्यमंत्री जी ने उनके हितों को ध्यान में रखते हुए फिर सीबीआई जांच दी। बिल्कुल। केवल 2 पेपर ऐसे हुए हैं, नहीं तो उत्तराखंड के अंदर हमने भी देखा हरीश रावत के समय, बीडीओ भर्ती से लेके पटवारी भर्ती से लेके एनडी तिवारी के समय से लेके, क्या इनका नैतिक दायित्व नहीं था? क्या इनका राज्य धर्म नहीं था? क्या इनकी संविधान की शपथ नहीं थी क्या, कि राज्य के जो नौजवान है, जो उत्तराखंड का भविष्य है, भारत का भविष्य है, उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि उनके कोई किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ ना हो सके। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का नैतिक दायित्व था? हमारा नैतिक दायित्व, हमने किया उसको। बिल्कुल। और अभी तक मुझे कहते हुए, और केवल हमारी सरकार में 30,000 से अधिक नौकरी देने का काम किया है। अभी आपने बजट सत्र था, 2 बार हमारा बजट सत्र सरप्लस बजट गया है। नहीं तो आप बगल से लगा हुआ राज्य हमारा हिमाचल, हमारे दोनों की भौगोलिक स्थिति सेम है। हमारा 86% भूभाग पहाड़ का है, 14% भूभाग पठार का है। ऐसी को वहाँ की स्थिति है। वहाँ देख लीजिए, बजट पूरा घटा दिया, विधायकों की सैलरी रोक दी, हमारा बजट सरप्लस जा रहा है। क्या हम 4 वर्ष में ये जनता को ना बताएं? अच्छा, दूसरा मैं बताता हूँ, 4 वर्ष में आप जब कह रहे हैं, मैं 86% भूभाग मैंने आपको कहा पहाड़ का है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज कहाँ है? पहाड़ में है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज कहाँ है? पहाड़ में है। पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज कहाँ है? पहाड़ में है। जो कांग्रेस कहती थी, जो कटोरा लेके जाती थी दिल्ली की हमें कुछ दे दीजिए, और वही उत्तराखंड अपने संसाधनों पे आज मेडिकल कॉलेज बना रहा है। हम कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं पूर्ण नहीं हुई है, मगर हम व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द कैसे सुदृढ़ कैसे आ सकते हैं, हम कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस ये भी कहे ना, इन्होंने कॉलेज बनाए सिर्फ कागजों के लिए, वो तो सब रेफर सेंटर है। अरे कांग्रेस की मानसिकता रही है, रेफर सेंटर है, वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, कांग्रेस को एक सलाह देना चाहता हूँ कि वो जितना हमको हमारे ऊपर अध्ययन करते हैं, हमको कोसते हैं और उसके बाद रजाई लेके सो जाते हैं, उतना वो अपने दल का थोड़ा सा सोच समझ के काम कर ले कि हमें किस ओर बढ़ना है, किस ओर नहीं बढ़ना है, तो मुझे लगता है कांग्रेस का थोड़ा बहुत भला हो जाएगा। नहीं तो 2027 में जिस प्रकार की स्थिति में देख रहा हूँ, उनमें जिस प्रकार के अभी तक आपस की जो समन्वय नहीं बन पा रहा है, एक दूसरा व्यक्ति दूसरे के पास नहीं बैठ रहा, मीडिया के सामने बैठना और पीठ और कमरे के अंदर रणनीति बनाना, दोनों में बहुत जमीन आसमान, दोनों अलग अलग है। एक बात और उभर करके आ रही है, आपने हर चीज को फिल्टर करके बता दिया कि ऐसा का ऐसा है, लेकिन एक बात और है कि नदियों का इतनी माइनिंग हो रही है नदियों पे, और ऊपर पहाड़ों में, जैसे हमारा बागेश्वर है या और मुंशियारी से नीचे वाले क्षेत्र, पूरा खनन, खड़िया खनन हो रहा है, और नीचे नदियां पूरी खोदी जा रही है, और वो
मानक से ज्यादा खोदी जा रही है। इतना खनन का काम हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही ठेकेदार हैं वैसे तो और पर्यावरण का कोई ख्याल नहीं रखा गया। वैसे तो मैं यहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ। हरेला पर्व हमारी हमारी सरकार में कितने बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। जब उत्तराखंड बना था तो हमारे यहाँ 62% के लगभग, जो मैंने अध्ययन किया है, 62% हमारा फॉरेस्ट एरिया था। आज 71% फॉरेस्ट एरिया हो गया। कि डिफॉरेस्ट हुआ कि उसमें बढ़ोतरी हुई है। 62 से ज्यादा 71 ही होता है। अच्छा, अभी सरकार की जो राज्य सरकार की होती है उसकी मॉनिटरिंग तो केंद्र सरकार भी करती है। ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसकी तमाम रिपोर्टें आती है। उसके चाहे यहाँ की शिक्षा पे हो, चाहे कि यहाँ परिवहन पे हो, या यहाँ की जो अन्य जो संसाधन हो, उस सब पे रिपोर्ट आती है। तो भारत सरकार की तो रिपोर्ट आई है अभी खनन में। जो 200 करोड़ का प्रोत्साहन हमको क्यों मिला है कि यहाँ की खनन नीति में सबसे अधिक पारदर्शिता लाई है। ई रवाना हमारे समय पे स्टार्ट हुआ है। सीसीटीवी हमारे समय पे शुरू हुए हैं। ड्रोन कैमरे हमारे समय पे शुरू हुए हैं। और यही नहीं, वहाँ पे जाके पूरी तरीके से जांच परख करके वहाँ पे प्लॉट अलॉटमेंट करना, वहाँ पे जो क्रैशर लगा है वो क्रैशर मानकों के अनुरूप है कि नहीं है, जो नए क्रैशर आ रहे हैं उसके अनुरूप है कि नहीं, उसमें टेक्नोलॉजी वो इन्वॉल्व है कि नहीं है। ये सारे का सारा हमारी सरकार में हुआ है। और ये इसी को देखते हुए उन्होंने 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि इसलिए दी है कि और बेहतर करिए। बिल्कुल। और एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब हम अविभाजित राज्य थे, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक राज्य था, जब वहाँ का बजट पेश हो रहा था, एक बार वहाँ के बजट में जब लगा कि बहुत कमी आने वाली है, ठीक है, 6-7 महीने पहले जब ऐसा आकलन लगाया गया, तब उसकी भरपाई मात्र और मात्र यहाँ के फॉरेस्ट से और नदियों से की गई है। हमारे पास वो संसाधन है, हम उसका उपयोग ना करें। नहीं, दोहन कर रहे हैं ना। नहीं, दोहन कहीं कोई दोहन नहीं हो रहा है। आप ही बताइए, कोई भी किसी प्रकार का यहाँ पर किसी भी क्षेत्र में किसी दोहन हो रहा हो, कहीं भी छोड़ नहीं करके अभी विकासनगर में खनन माफिया जो है वन विभाग के एक ऑफिसर पे जानलेवा हमला कर। देखो, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, उसमें जांच का विषय है। अब उसमें जांच में जो निकल के आएगा, देखो हम किसी भी जो संविधान के विरुद्ध काम करने वाला व्यक्ति है, हम उसके कभी उसका संरक्षण नहीं किया। हमारी सरकार है जिसमें ऊपर से लेके नीचे तक अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी या किसी चीज में संलिप्त हो तो हमने उसको जेल पे पहुंचाने का काम किया। कोर्ट उसको तय करे कि किन किन धाराओं में क्या क्या हो सकता है। हमारा कार्य है कि वो उसको संरक्षण ना देना। हमने किसी भी व्यक्ति को संरक्षण देने का काम नहीं किया। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धता है। कोई भी उत्तराखंड का एक भी नागरिक 1,30,00,000 में से कोई नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी को संरक्षण दिया, किसी अपराधी को संरक्षण दिया। हमने इसमें भी 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजने का काम किया, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, कितना ही रसूखदार क्यों ना हो, चाहे फॉरेस्ट में हो या अन्य किसी भी विभाग में हो। हमने कभी किसी को संरक्षण देने का काम नहीं किया। हमने हमारे मंत्रियों ने, हमारे मुख्यमंत्री ने जो शपथ ली है संविधान की, उसके अनुसार काम कर रहे हैं। प्रसन्नता भी होती है कि आज उत्तराखंड जिस प्रकार से आत्मगौरव को जी रहा है। और नहीं तो एक समय देखा था कि हरीश रावत के समय कहते थे जब वो कहते थे कि तुम भी खाओ मैं भी खाऊं, मेरी दृष्टराष्ट्र की आंखें हैं, मैं दिल्ली तक पहुंचाना है, राजमाता तक पहुंचाना है। आज भी मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तराखंड का गौरव बढ़ा रहा है। आज मुख्यमंत्री कहीं जाता है किसी भी प्रदेश में तो उसको चुनाव होते हैं तो उसको सबसे पहले आप आत्म गौरव की बात करते हैं ना, हम सबसे पहला तो एजुकेशन आता है ना। अगर आप बिल्कुल एजुकेशन में सफल हैं, आगे बढ़ रहे हैं और नंबर 1 पे हैं, आपको मालूम होगा 500 स्कूल बिल्कुल बंद हो गए उत्तराखंड में। बिल्कुल मैं इस बात 10,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार। अगर इतनी स्कूलें कंप्लीटली बंद हो गए तो मैं इस बात से ये आत्मगौरव करेगा। मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ जो आप कह रहे हैं कि इतने स्कूल बंद हुए। ये किसके समय पे बने थे और कहाँ बने थे? ये केवल कांग्रेस ने ठेकेदारी प्रथा को संचालित करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए, राज्य किसी भी दशा में चले जाए उसकी चिंता नहीं करी, केवल और केवल अपना राजनीतिक हित कैसे साधा जाए उसके लिए इस प्रकार की। तो ये नहीं फर्जी स्कूल थे, वो फर्जी स्कूल थे। ऐसे ही उन्होंने पटवारी चौकी भी खोली थी। आप नहीं जानते क्या पटवारी चौकियां खोली थी? कितने दिन रहा उसमें पटवारी? कहाँ खोली गई वो पटवारी? मतलब जहां रास्ता जाने का नहीं वहां पटवारी चौकियां खोली गई। हाँ, बहुत सारे तरह के हो गया। हाँ, तो वही उसी प्रकार से इन्होंने ये तो स्कूल पता नहीं इन्होंने क्या क्या खोले, वो आपके संज्ञान में नहीं है। मगर हमारा उस दिशा में बिल्कुल भी हमारी सरकार में उनको पौष्टिक आहार मिल सके, उनको 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 पूर्ण गणवेश मिल सके, उनको किताबें मिल सके, उनको बस्ता मिल सके,
उन सभी की व्यवस्था हमारी सरकार ने करी है, फ्री में करी है। और ये नहीं कहूँगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उन्होंने ही कहा था स्कूल चलो अभियान उन्होंने शुरू किया था। और इतिहास, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा सौभाग्य है उत्तराखंड का कि जब केंद्र में नई शिक्षा नीति लाई जा रही थी तो इसी प्रदेश का एक व्यक्ति था जो गरीब गुरबे घर से आके उस देश का शिक्षा मंत्री बना, डॉक्टर निशंक पोखरियाल जी। बिल्कुल। उस शिक्षा नीति को लाया। जब वो पूर्ण रूप से अपने आकार में जिस दिन वो शिक्षा नीति आएगी उससे पढ़ के जो बालक बाहर आएगा तो भारत का दृश्य देखना आपकी भारत किस और होगा। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हमें विश्व गुरु बनना है, वैसे नहीं बोला है। जो विपक्ष सोच नहीं सकता है वो प्रधानमंत्री पहले ही तय कर लेते हैं कि इस और भारत अगले इतने वर्षों में जाएगा। विकसित भारत बोला है 2047 में, ऐसे तो है ना बोला है 2047 विकसित भारत बनेगा। एक बात बताइए आप कि एक ऐसा काम बताइए जिसके बलबूते आप 2027 में बोलेंगे ये हमने पिछले 9 साल में या 4 साल में करके दिखाया है। उत्तराखंड की एयर कनेक्टिविटी हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, हॉस्पिटलिटी हो, एजुकेशन हो, महिला सशक्तिकरण हो, और ये क्या बोलते हैं चारधाम यात्रा हो, और आपका नौकरियों में हो। अच्छा, हमने अभी ये इतने साथों में याद है, मैं इसके साथ एक और चीज जोड़ना चाहता हूँ। आदरणीय जो मुख्यमंत्री थे ये क्या कहते हैं इनका, त्रिवेंद्र जी, उस समय हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करा। उस समय हमने 35,000 करोड़ रुपए प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट किया। 90,000 लोगों को ऑन रिकॉर्ड है, सरकारी डेटा है ये, 90,000 लोगों को नौकरियां इस उत्तराखंड प्रदेश में मिली है प्राइवेट सेक्टर में। और जब इनके समय पे अभी क्या धामी जी के समय पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होती है तो सबसे अधिक एएमओ होने का काम हुआ है और धरातल पर उतर रहे हैं। हम उन विशेष कामों को लेके जो आप कह रहे हैं 4 साल बेमिसाल है, कुछ ही कामों को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। और अभी हमारा इतना बड़ा देखो, अंत्योदय का सपना वही जी सकता है जो उस चीज से निखर के आया, उभर के आया हो। आज हमारी जन जन की सरकार वो जन जन के द्वार क्यों गई? इसी को लेके गई है कि उनकी समस्या उनके न्याय पंचायतों में सुनी जाए। बिल्कुल। और जिसको राष्ट्रीय स्तर पर सहारा गया है कि उत्तराखंड में एक अलग तरह का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। हाँ। सरकारी कर्मचारी वहां पर मुझे भी सौभाग्य मिला वहां पर जाने का। मैंने भी समस्याएं उठाई और 90% समस्याएं तो इतनी छोटी छोटी है पंचोली जी, आप समझ ही नहीं सकते हो कि वहीं पे सॉल्व हो गई उनकी। तो अब इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपनी सरकार का 4 साल में हमने क्या क्या किया है वो हम लोगों के बीच में जाके बता रहे हैं। इसमें मैं कहता हूँ कांग्रेस भी अपनी उपलब्धियां बताए। आखिर बताओ, आपको किसी ने रोका है क्या? आने आके हमने कोई वो तो जारी तो नहीं किया, उनको नोटिफिकेशन नहीं, कांग्रेस नहीं कर सकती इस प्रकार का। वो भी अच्छा, दूसरा एक वो बताइए, 4 साल प्लस पूरा 9 साल लगा लो, एक तुष्टीकरण की ऐसे बात बता दीजिए कि हमने कोई तुष्टीकरण की योजना की किसी प्रकार का हमने किसी समुदाय विशेष वर्ग को हमने इंगित किया हो। आपका ऑपोजिशन तो यही कहता है ना कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हो। आप मुझे बता दीजिए कि भाई हमने तुष्टीकरण से कोई योजना भी लाई हो, बता दीजिए, एक भी योजना बता दीजिए। अच्छा, ये बताइए कि आपको पता होगा कि परिसीमन तो हो जाएगा ना? देखिए ये तो, और अगर होता है तो ऐसा बताया जा रहा कि भारतीय जनता पार्टी 105 विधानसभा बनाएगी, पहाड़ से सारी विधानसभा घटा देगी और पहाड़ियों का कुछ नहीं होगा। फिर देखो, इस राज्य को बनाने में ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में ये राज्य बन के तैयार हो, उत्तराखंड राज्य। इस राज्य को बनने में 10 को लग गए। हाँ, कईयों की शहादतें हुई, कहते हैं 42 शहादतें ऑन रिकॉर्ड है, मुझे तो लगता है इससे भी ज्यादा शहादतें हुई। बिल्कुल। कहने में कोई संकोच नहीं है। हाँ, बिल्कुल। मुझे कोई संकोच नहीं है। वो तो हर आंदोलन का इतिहास है ना, वो तो जो ऑन रिकॉर्ड कम ही आता है। हाँ, और अभी पैरवी चल भी रही है। बिल्कुल ठीक है, आंदोलन का। अच्छा, आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने के लिए हम कार्य कर भी रहे। 10% रिजर्वेशन नौकरियों में देने का काम भी किसने किया है? हमारी सरकार ने ही किया है। हाँ। ये आंदोलनकारियों की मांग थी, हमने करी उसको, और हमारा नैतिक दायित्व था, राज्य धर्म था, ये करना था, हमने करा उसको। फिर तो 5 विधानसभा बने तो पहाड़ी को मैं तो उसका उस व्यवस्था का अंग नहीं हूँ। कितनी विधानसभाएं बनेगी कितनी नहीं बनेगी, मैं तो ना उसका अंग हूँ, ना मैं चुनाव आयोग का अंग हूँ, ना मैं उस कमेटी का अंग हूँ, ना मैं उस परंपरा का अंग हूँ। वो परिसीमन कब करते हैं, किस व्यवस्था के अंतर्गत करते हैं, करेंगे तो वो भी संवैधानिक नहीं, ऐसा नहीं है। जो उत्तराखंड के जो बुद्धिजीवी समाज है वो ये कह रहा है कि परिसीमन होना चाहिए, 105 विधानसभा भी होनी चाहिए, वो मना नहीं कर रहे परिसीमन। वो ये कह रहे हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार हो, अगर इसको जनसंख्या के आधार पर इसका परिसीमन होता है तो निश्चित तौर पे जो हमारा पहाड़ी भूभाग है, पहाड़ी और मैदानी की लड़ाई नहीं है,
जो हमारा पहाड़ी भूभाग है जिसमें जनसंख्या कम है पर किलोमीटर पर 10 किलोमीटर, ये घट जाएगी। तो ऐसा नहीं कि उत्तराखंड में है, देश के अंदर अलग-अलग हिमालयन रीजन के जो स्टेट है, वहाँ पर भी क्षेत्रफल के आधार पे परिसीमन हुआ है। तो उत्तराखंड का जो बुद्धिजीवी समाज है, वो ये माँग कर रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पे परिसीमन हो। आप 105 बनाइए, 110 बनाइए। जितना जितना मेरा अध्ययन है उतना मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं और संविधान में तो सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। हम वहाँ पे अपनी बात रखेंगे उत्तराखंड के, हमें उत्तराखंड की हितों को हम ऐसे ही जाने देंगे क्या? क्या हम पहाड़ की हितों को ऐसे ही जाने देंगे? आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने जब इस प्रदेश की नींव रखी, इस प्रदेश से उनका बड़ा गहरा नाता था, तो ऐसे ही विशेष पैकेज दे दिया था यहाँ के लिए क्या? ये दुर्भाग्य है कि हरीश रावत की सरकार थी, उन्होंने उसको बहाल नहीं कराया। हाँ, ये था कि अपनी सीट को दिल्ली की अनुकंपा से कैसे बचा के रखा जाए, उसके लिए लगातार दौड़-गिल्ली लगाते रहे। मगर मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता होती है कि हमारे डबल इंजन की सरकार में इतना पैसा हमको केंद्र से मिला है कि जितना हमारा रेवेन्यू भी नहीं है उत्तराखंड का। हमको हर बार कुछ ना कुछ हमको दिया जाता है। हमें इस बार आपदा के लिए अलग से फंड दिया गया, अन्य चीज़ों में हमको अलग से फंड दिया गया। इतने प्रोजेक्ट यहाँ पर उत्तराखंड में चल रहे हैं, रेलवे के प्रोजेक्ट। आप रेलवे देख के ऋषि, हम क्या पहाड़ के लोग कभी सोच सकते थे कि इतनी बड़ी रेलवे योजना हमारे यहाँ बनेगी कि ऋषिकेश कामाख्या रेलवे लाइन, एशिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है जो पहाड़ों के अंदर से गुजर रही है, पूरी टनल के अंदर से गुजर रही है। कभी सोच सकते थे हम? क्या हमारे संसाधनों पे ये हो सकता था केंद्र सरकार के बिना? आज वो हमारी सरकार कर रही है। अब पहाड़ और ये 4 धाम यात्रा के लिए ये ऑल वेदर रोड, रोप वे बनाना, एयर कनेक्ट, हमारी सरकार में पिथौरागढ़ के लिए कितने प्रयास हुए कि पिथौरागढ़ में ये हवाई सेवा शुरू हो। कल 42 सीटर फिर भी उड़ा। पहले छोटी थी, मुझे जब लगा कि तादाद बढ़ गई है तो 42 सीटर किया गया उसको। यहाँ से अल्मोड़ा के लिए जा रही है, यहाँ से चिलियानी सॉल के लिए जा रही है, यहाँ से गौचर के लिए जा रही है। ये सब धामी जी की सरकार में हुआ, तो इसका व्याख्यान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, प्रजातंत्र के बीच में जाने का, इन बातों को रखने का कि हमने ये हमने ना तो हमने इसमें कहा था कि ये हमारे संकल्प पत्र में था या दृष्टि पत्र में था। ये तो हमने अपने अब देखा कि यहाँ की आवश्यकताएं क्या है, भविष्य क्या है और क्या हो सकता है, कितना रोजगार इसमें उत्पन्न हुआ है, जिसके लिए ये कांग्रेस सोच नहीं सकती थी या अन्य दल कोई नहीं सोच सकता था। कांग्रेस को हमने पार्टी हितों से ऊपर हट के राज्य हित में बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है, यहाँ के नौजवानों को कैसे और अधिक रोजगार दिया जा सकता है, हमारी सरकार ने किया। अच्छा, ये जॉली ग्रांट एयरपोर्ट कितना सा हुआ करता था, चंद फ्लाइटें उड़ती थी, इसका उच्चीकरण किसकी सरकार में हुआ? हमारी सरकार में हुआ इसका उच्चीकरण। हमारे 5 ऐसे रेलवे स्टेशन है उत्तराखंड के अंदर जिनको अमृत रेलवे स्टेशन के अंदर बनाया जा रहा है। यहाँ हमारे हम देहरादून के अंदर बैठे हैं, या रेलवे स्टेशन जो उसका देख लीजिए कायाकल्प हो रहा है। तो आप उत्तराखंड के अंदर, एक होता है विकास, पंचोली जी, एक होता है विकास, एक होता है समग्र समग्र विकास। हमारी सरकार समग्र विकास के अनुसार चलती है। मैं सच तो कांग्रेस कह रही कि मुख्यमंत्री बार-बार इन्होंने बदले। देखो, ये तो समग्र विकास पार्टी का हुआ, अभी इस दिशा में कांग्रेस ना जाए तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा। नहीं, उनका जो कहने का जो तात्पर्य है यही है कि इन्होंने समग्र विकास पार्टी का किया है, बार-बार मुख्यमंत्री बदले। देखो, मैं ये कहना चाहूंगा कांग्रेस इस विषय में ना जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। हमारे पास वो तमाम विषय है कांग्रेस के कहने को, मगर हम उस पर अपना समय व्यक्त, कांग्रेस चाहती है कि वो हमारे हमारे सवालों में उलझे, हमारा उस पर ध्यान नहीं है। मैं शुरुआत करना चाहूंगा, जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो इंदिरा गांधी ने के शब्दों का प्रयोग किया, उस पर किताब भी है। क्या कहा था कि हमारे घर का नौकर से प्रधानमंत्री बनाए। मतलब लोकतंत्र में जो चुनाव व्यक्ति होगा वो तुम्हारा नौकर होगा क्या? लोकतंत्र जो जिन्होंने लोकतंत्र बनाया, जिन्होंने संविधान शिल्पी थे, जिन्होंने हर व्यक्ति को ये अधिकार दिया, चाहे किसी भी गरीब परिवार का हो, वो भी लोकतंत्र में अपनी आवाज रख सकता है, वो लोकतंत्र में भागीदारी कर सकता है। कितना घृणित अपराध इंदिरा गांधी ने किया। और जहां तक उत्तराखंड की बात है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री बदलने का सवाल है, वो तो 2022 में जवाब दे दिया जनता ने। देखो, अगर हमारी सरकार, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, हमारे कामों को अगर परखना है तो उस बीच में जो चुनाव आते हैं, छोटे छोटे चुनाव आते हैं, चाहे नगर निगम के चुनाव आए, चाहे पंचायत के चुनाव आए, नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो, उसके चुनाव आते हैं। उन चुनावों से स्पष्ट रूप से ये रेखांकित होता है कि ये सरकार के पक्ष में है, सरकार के विरोध में है। हाँ। अभी तक उत्तराखंड में देख लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि हरिद्वार में हमारा कभी भी जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं बना। 6 ब्लॉक है वहाँ, हमारे कोई ब्लॉक प्रमुख वहाँ कभी नहीं बने। 6 के 6 ब्लॉक प्रमुख नहीं विरोध, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं विरोध। कि हमारे कामों को मोहर लगी, हमारे कामों के विपरीत मोहर लगी है ये।
अगर हमारे विपरीत लग तो हमारे बनते वहां पर। नगर निगम में देख लीजिए, नगर पालिका में देख लीजिए, नगर पंचायत में देख लीजिए, जिला पंचायतों में देख लो, प्रधानों में देख लो, किसके ज्यादा है? ब्लॉक प्रमुख में देख लो, किसके ज्यादा है? कांग्रेस दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। पूरा समग्र विकास की बात आपने की, इस समग्र विकास का एक खास अनुभव जिसको आपको लगता है कि मुझे ही इसको सुनाना है सब लोगों को और लोग भी इसको सुनेंगे, ऐसा कोई एक खास अनुभव बता दीजिए पिछले 9 साल। देखो, हम अपने 9 साल से भारतीय जनता पार्टी हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में संपर्क और संवाद करने जाते हैं। वो लोग अपने आप चर्चाएं कर रहे हैं। आज देखो, संचार क्रांति का युग है। 2014 से मैं पहले आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ पंचोली जी, भारत के अंदर मात्र 2 मोबाइल फैक्चरिंग यूनिट थी। आज 200 से अधिक मोबाइल फैक्चरिंग यूनिट है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। संचार, देखो, किसी भी देश को चलाने के लिए 3 चीजें आवश्यक होती है राज्य को चलाने के लिए। एक उसकी फोर्स, एक उसकी संचार क्रांति, एक उसका आर्थिक तंत्र। आज भारत का आर्थिक तंत्र भी देख लीजिए, हम 11वें नंबर से लेकर आज 4थे नंबर पे आ गए। संचार क्रांति में मैंने आपको बोला कि 2 मोबाइल फैक्चरिंग यूनिट थी, आज रिक्शे वाले से लेके मुकेश अंबानी तक मोबाइल फोन है। जो मोबाइल फोन अंबानी यूज कर सकता है, आज हमारा वो आम व्यक्ति भी यूज कर सकता है। तो ये क्या बदलाव नहीं है? क्या ये विकास, ये समग्र विकास नहीं है? क्या ये विकास नहीं है? समग्र विकास नहीं है? सर्वांगीण विकास नहीं है क्या? आज घर घर में सबके पास मोबाइल है। आज आप ये देखिए, मैं एक और उपलब्धि बताना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ योजना ऐसी है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एकदम इफेक्टिव करती है, दोनों को जोड़ती है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड। आज हमारा उत्तराखंड का नागरिक अगर पश्चिम बंगाल में कार्य करता है तो वहां वो राशन ले सकता है। ये पहले संभव था? उसके राशन की चोरी भी नहीं हो सकती है। नहीं तो एक समय कहा करते, राजीव गांधी क्या करते थे कि 1 रुपया जब मैं वहां से भेजता हूं केंद्र से, तो 15 पैसे राज्य तक पहुंचता है। क्या वो हाथ का निशान जो था, चुनाव चिन्ह का निशान था, क्या उसकी सफाई थी वो कि 85 पैसे की? और आज प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो किसान निधि आती है, अगर वहां से 2000 चलती है तो पूरा वो, चाहे उत्तरकाशी की वादियों में हो या नीतीमाणा में हो या गूंजी में पिथौरागढ़ की वादियों में हो, और पूरा का पूरा उतना बैठा है। वो बिचौलिए कहाँ गए? उस संचार क्रांति को इतना मजबूत किया गया है और घर बैठे वो देख सकता है। आज उसका बेटा अगर पढ़ रहा है, मुझे पता है कि जब मैं आगरा में पढ़ता था तो मेरे पिताजी या तो चेक भेजते थे या किसी के माध्यम से पैसा भेजते थे, और आज यहाँ पर बैठे बैठे मैं यूपीआई के माध्यम से उसको वहां तक भेज सकता हूँ। यही नहीं, विदेशों तक तो भेज सकता हूँ। हाँ। और जिसकी अमेरिका भी ये कहता था कि भाई ये फेल हो जाएगा, आज वो भी उसकी प्रशंसा कर रहा है कि हमें भी लागू करना अपने यहाँ। यही नहीं, जो क्रेडिट कार्ड हम यूज करते हैं, तो पहले मास्टर करके क्रेडिट कार्ड आता था, वो यूएस से मेड होता था, तो उसका कुछ परसेंटेज वहां जाता था। जब भारत का रुपये कार्ड चला, ठीक है, आम व्यक्ति से लेके बड़ी बड़ी सीटों में रहा उस तक वो यूज रुपये कार्ड यूज करता है। तो वो पैसा जो कटता है वो भारत सरकार को या राज्य सरकार को जाता है जहां वो यूज होता है। वो पैसा जाना बंद हो गया तो कितना हंगामा हुआ वहां पर अमेरिका के अंदर। बिल्कुल भाई, हमारा पैसा हमारे लिए ना, हमारे उपयोग में नहीं आएगा, दूसरे को उपयोग में आए तो मेरा देश तो कमजोर होगा, राज्य कमजोर होगा, समाज कमजोर होगा, समाज कमजोर होगा तो व्यक्ति कमजोर होगा, उसके बाद आंदोलन होंगे। चौहान जी, चलते चलते कि समय की सुई हमें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रही। 2-3 चीजें हैं जो समझनी है। एक पीड़ा तो शायद आपकी भी और मेरी भी है व्यक्तिगत, और पूरे उत्तराखंड के आम समाज की पीड़ा है। शायद आप उसमें क्या बोल सकते हैं या नहीं बोलना चाहते हैं, या चाहते हैं बोलना तो आप बोल सकते हैं, पार्टी की तरफ से भी बोल सकते हैं। मुन्ना सिंह चौहान को क्यों नहीं जिम्मेदारी दी जाती? इतना प्रबुद्ध व्यक्ति तो सदन के अंदर है। देखो, मैं उस व्यवस्था का तो अंग हूं नहीं। जी। आप क्या समझते हैं? और हमारे यहाँ पंचों की पार्टी है। जी। जैसे गांव में पंच बैठते हैं ना, 5 लोग बैठते हैं, हर समाज का लोग बैठता है। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है जिससे समाज से हम आते हैं, तो ऐसे हमारी पंचों की पार्टी है, वो निर्णय लेती है। वो हमारे यहाँ व्यक्ति का हित नहीं देखा जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए व्यवस्था महत्वपूर्ण है, राष्ट्र महत्वपूर्ण है, समाज महत्वपूर्ण है, राज्य महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ पंच बैठते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, उसके बाद निर्णय करता है कि क्या आवश्यक है और क्या दूरगामी इसके परिणाम हो सकते हैं। उन विषयों को ले व्यक्तिगत तौर पे आप मुन्ना सिंह चौहान को कैसे मानते हैं? हमारे उनसे बहुत अच्छे संबंध है, हमारे पारिवारिक उनसे संबंध है और बहुत अच्छे व्यक्ति है। या मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि 2 व्यक्ति हमारे सदन में इस प्रकार से भी उलझे,
कि प्रीतम सिंह को इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए था कि मुन्ना सिंह चौहान को बोले कि तुम्हारी हैसियत क्या थी जब तुम चुनाव लड़े। क्या लोकतंत्र में हैसियत देख के भागीदारी की जाएगी क्या? आप बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या लोकतंत्र में भागीदारी किसी के घर के सामाजिक व्यवस्था देख के उसको लोकतंत्र में? मैंने तो उसके एनालिसिस लिखे ना, मैंने दो आप ये सोचिए कि गरीब बाप का बेटा जो बकरी चराता हो, जिसका बाप बाराक ओबामा की अगर जो बकरी चराता था उसको भी राष्ट्रपति बना अमेरिका का, क्या उसकी हैसियत देख के बनाया गया उसके अमेरिका ने उसको? बिल्कुल। तो आपकी विधानसभा में जहां से पूरा आपको देश सुन रहा हो, पूरा राज्य सुन रहा हो, वहां पे आप किसी की हैसियत बताओगे? उस व्यक्ति को घृणित करोगे आप? लोकतंत्र के माध्यम से ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो गरीब माँ का बेटा था, जिसकी माँ बर्तन मांजती थी, वो आज देश का प्रधानमंत्री है। एक बार नहीं 3 बार प्रधानमंत्री बना है। और जो हमारी मार्गदर्शक है, पथदर्शक है, जो आदिवासी समाज से आती है, द्रौपदी मुर्मू, बिल्कुल महामहिम राष्ट्रपति बनी है। बनी है। क्या आप लोकतंत्र में उनकी हैसियत बताओगे? उन्होंने अपने पति, और वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से है वो द्रौपदी मुर्मू। हाँ। उनके पति का देहांत छोटे में हो गया, बहुत बड़ी बात। फिर उनके बेटे का देहांत हो गया, मगर उनके अंदर जो जीवितता थी, लोकतंत्र जो उनको शक्ति दी थी, वही उसी का परिणाम है कि वो आज देश की राष्ट्रपति बनी है और हमारे लिए प्रेरणा बनी है। वो प्रीतम सिंह को दोबारा से इस बात को सोचना चाहिए और सार्वजनिक रूप से, मुन्ना चौहान से नहीं, उस विधानसभा के पटल से माफी मांगनी चाहिए कि मेरे से गलती हुई है। लोकतंत्र ने उनको क्या नहीं दिया है? उनके पिता से लेकर उनको दिया है। उनका बेटा भी जो बाहर पड़ता था, जिसके कि मैं कहना चाहता हूं कि पहाड़ की बात करते हैं, उनकी 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 बहू कहाँ की है? मैं उस देश का नाम नहीं लेना चाहता, उस देश से हमारे बहुत अच्छे संबंध है। एग्जैक्टली। और वो 2 दिन में आते हैं और यहाँ चुनाव लड़ते हैं और फिर वो उपाध्यक्ष बन जाते हैं, उसके बाद ड्रामा रचते हैं। मतलब और आप किस प्रकार का कारोबार करते हैं, क्या पूरे जौनसर को पता नहीं है क्या? हाँ। तो ये बहुत ही निंदनीय और दुखदायी और कष्टदायी है कि जिस इस प्रकार के जब आप किसी के ऊपर अनर्गल आरोप लगाते हो। बिल्कुल एक कष्टदायी है। और फिर हम वापस चलते हैं, अंतिम बात हम ये समझना चाहते हैं, धाकड़ धामी, धुरंधर धामी, क्या धमाल धामी बनने वाला है? देखो 2027 में आपको इसी प्रकार के परिणाम दिखाई देंगे कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए थे और वो एक ऐसे व्यक्ति है जिस प्रदेश, जब ये अविभाजित प्रदेश था, उत्तर प्रदेश था, उसके मुख्यमंत्री रहे। वो इस प्रदेश को भी अच्छे से जानते हैं, उस प्रदेश को भी अच्छे से जानते हैं, तो वो व्यक्ति को भी जानते हैं। तो उन्होंने ही उस समय पुष्कर सिंह धामी को धाकड़ धामी बोला था। जब उनके इस कार्यकाल को 4 वर्ष को देखा उन्होंने कहा था ये धाकड़ से तो धुरंधर है, तो उन्होंने धुरंधर की संज्ञा दी उनको। और समय समय पर सबने दी है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोला, गांधी जी को महात्मा बोला, लाल बहादुर शास्त्री को किसान पुत्र बोला है। जिसका जैसा स्वभाव उसको उस अनुसार दिया, उसको बोला जाता है। तो धमाल बोला जाएगा। वो तो जनता 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 अपना तय करे। लोकतंत्र में जनता प्रदत्त है। मैं स्पष्ट कर दूं, किसी को इसमें किसी को किंतु परंतु का प्रश्न करने का स्वभाव नहीं होना चाहिए। धामी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया और इस युवा अवस्था में इतना अच्छा कार्य किया। मुझे लगता है कि उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल है, वो इस पे सोचने के लिए भी अपने आप को मुझे लगता है मजबूत करना चाहिए। और हम पे भाजपा पे कितने ही प्रश्न लगा लो, मगर भाजपा अपनी जिस गति से काम कर रही है, उत्तराखंड के प्रति हमारा जो समर्पित भाव है, हम उसी गति से आगे काम करने वाले हैं। और 2027 में हम एक बड़े लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारे पास जितना बचा हुआ समय है पंचोली जी, हम उस समय को अधिक से अधिक जनता के हितों में कैसे कार्य कर सकते हैं, उस और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, निष्कलुष हृदय से, और उनके मानस पे कैसे हम आ सकते हैं, उस भाव से हम काम कर रहे हैं। अपने लिए हमें कुछ चाहिए नहीं। अपने लिए हमें कुछ नहीं चाहिए। और अंत में आप हमारे जो ऑडियंस है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? एक लाइन में आप बता दीजिए। जनता लोकतंत्र में सबसे प्रभावी है और भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं वो सारे आपके सम्मुख है। आप उस पर निर्णय लेंगे 2027 में। अभी और तेज गति से कार्य होने वाले हैं और जिन्होंने राज्य का निर्माण किया, जिन्होंने आंदोलनकारियों के सपनों को पूर्ण किया, महिला सशक्तिकरण का कार्य किया, 72,000 से अधिक हमारे सहायता समूह हमारी सरकार में ही बने हैं। एक योजना का मैं खासकर जब महिलाओं का नाम लेता हूं,
तो मैं एक योजना का नाम गिनाना चाहता हूँ जो आदरणीय मुख्यमंत्री खंडूरी जी और निशंक जी के समय पे शुरू हुई थी। 108 एम्बुलेंस हमारे समय में बहुत अच्छे तरीके से संचालित होती है, बहुत अच्छे तरीके से गतिमान होती है। जैसे ही कांग्रेस सरकार आती है उसके पहिए जाम हो जाते हैं। बोलते हैं जब उत्तराखंड बन गया चक्का जाम लग गया, तो उसमें ऐसे ही उसके भी चक्का जाम हो गए। ना उसमें डीजल डालने का पैसा, ना उसका मेंटेनेंस का पैसा, ना कर्मचारियों का पैसा। और दुर्दशा किसकी खराब हुई? आम नागरिक की। हमारी सरकार आती है, आज तक एक बार बता दीजिए कि उनकी एक भी हड़ताल हुई। तो महिला एक और ये रिकॉर्डेड डेटा है कि 8.5 लाख से अधिक जच्चा बच्चा के उस जान की सुरक्षा हुई है। मैं कहता हूँ स्वास्थ्य विभाग में बहुत कुछ करने का कार्य, मगर हमारे जो मंत्री आदरणीय धन सिंह रावत जी ने बहुत बेहतर कार्य किया। उन्होंने इन मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से वैक्सीनेशन का इतना अच्छा कार्य किया। 265 से अधिक ऐसी जांचें जो फ्री है, कोई पैसा नहीं देना। आयुष्मान में 16 अरब से अधिक पैसा हमारी सरकार ने खर्च किया है। और पैसा देखो, किसी भी राज्य के लिए पैसा कलेक्ट करना सबसे बड़ी बात होती है, रेवेन्यू खड़ा करना इन सब व्यवस्थाओं के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, और हमारी सरकार ने कभी इसमें कमी आने नहीं दी है। बिल्कुल, हमारे जनता इसमें तय करेगी कि उसकी स्वास्थ्य की चिंता की कि नहीं की, उसके शिक्षा की चिंता करी कि नहीं करी, उसके रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, उसके नौकरी के लिए, रोजगार के लिए व्यवस्था करी कि नहीं करी। हमारे समय में मत्स्य के लिए देख ली कितनी बड़ा कार्य किया जा रहा है कि दुग्ध व्यवसाय में कोई कार्य किया नहीं किया, किसानों के लिए कार्य किया नहीं किया। ये सब उनके विवेक के ऊपर छोड़ के हम 2027 के चुनाव में जाएंगे। आपने प्रश्न किया, मगर ये बहुत जल्दबाजी था, तो आपके प्रश्न का मैंने स्वागत किया, तो इसलिए मैंने इसका उत्तर दिया। और 2027 में आपको इससे बड़ा बहुमत मिलने वाला है। और कांग्रेस के अंदर और अन्य विपक्षी दलों के अंदर इसी समय बहुत बड़ी हलचल मची हुई है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से उत्तराखंड के स्वाभिमान के लिए, अखंडता के लिए और एकता के लिए काम कर रही है, उसके गौरव को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, वो हमारे बस का नहीं है। क्योंकि वो केवल और केवल व्यक्ति विशेष की पार्टी है, और जहां व्यक्ति विशेष हो जाता है वह राज्य हित कहीं नहीं होता है। बिल्कुल, आज हमारे मेहमान थे सतवीर सिंह चौहान जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ऐसे ही किसी दूसरी कड़ी में हम किसी और खास मेहमान से आपको रूबरू करवाएंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।